नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हत्या के ऐसे मामले में जमानत कैसे दे दी गई, सिर्फ चार्जशीट दायर होने के आधार पर जमानत कैसे दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके बाद पीड़ित किसानों के परिजनों ने जमानत को चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मामले से जुड़े सभी गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही फोन कर गवाहों से पूछा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई धमकी तो नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज सुरक्षित रख लिया है। और इसी मामले पर अधिक बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा मामले में कहा है कि हत्या के मामले में जमानत कैसे दे दी गई, आप लोग आश्वस्त हैं क्या? नहीं, हम तो आश्वस्त हैं बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन में काम चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पूर्ण रूप से निगरानी रखे हुए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इसमें आया तो ही इनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। ये सारी चीजें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि जमानत कैसे मिलेगी। ये बिल्कुल सोचने वाली बातें हैं, और इसको सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है सिर्फ चार्जशीट दायर होने के आधार पर जमानत कैसे हुई है, और हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों की अनदेखी की है। वहां पे क्योंकि ऑनलाइन पूरी वो चली हुई थी वहां पे बहस, और जब अपने गवाह अपने एडवोकेट वहां पे अपनी दलील दे रहे थे तो इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी वहां पे, तो ठीक तरीके से सुनाई नहीं दी। और बाद में ये भी कहा है कि आप इसको फिजिकल रूप से वहां पे शामिल हो जाएंगे, आप उनकी बात वहां पे सुन सकते हैं, लेकिन वो दरकिनारा उनको करा गया था। ये बिल्कुल उस टाइम की बात है, और उनको सुना नहीं गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन दूसरी तरफ टिकैत जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, दोनों पक्षों की बात करेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि तरफ से जो गई टीम, उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्रा के फरार होने का कोई खतरा नहीं है, तो ये बात भी है सामने रखी गई। तो फिर तो खतरा तो किसी से भी नहीं है भाई। बहुत मुलजिम जेल में है, उनसे एफिडेविट ले लो और उनको छोड़ दो। खतरा थोड़ा होता है उनसे किसी से भी। जो लोग जेल में बंद हैं तो उनसे खतरा थोड़ा होता है, छोड़ दो उनको, वे भी अपना घर बाहर अपना घूम लेंगे। क्यों फिर जेल पर कोर्ट पे इतना बर्डन क्यों दिया जाता है? क्या बेल इश्यूज से फ्री हैंड छोड़ देते हैं कि इनसे कोई खतरा नहीं है और इनको आप फ्री हैंड छोड़ दो? ये तो कोई दलील नहीं हुई। ये भाई वो छोड़ दिया, उससे कोई खतरा नहीं है, उसको बेल मिल गई तो कोई बात नहीं। जब होम मिनिस्टर होता है परिवार से, तो उसके लड़का कैसे जेल में रह सकता है? लेकिन ये भी कहा गया जी, राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि आशीष मिश्रा गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और आशीष मिश्रा के बारे में फ्लाइट रिस्क नहीं है। मतलब अच्छा, सरकार तो कहेगी है, और सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? भाई गवाहों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करें। भाई वो तो जेल में बहुत लोग मुलजिम बंद हैं, उनसे आप एफिडेविट ले लो। वे कहेंगे जी हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम अपने घर पर रहेंगे, शांति से रहेंगे, आप हमको बेल दुआ दो और हम घर पर रहेंगे, आप हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। अगर हम छेड़छाड़ नहीं करें या किसी को मारपीट करें तो हम आप हमारी प्रॉपर्टी उसमें रख लेना, गारंटी में आप रख लो। तो इस बिनाव पर छोड़ सकते हैं क्या किसी को? मतलब ये कोई बेल का आधार होता है? या सरकारों को कुछ और कहने का नहीं रहा तो सरकार सिर्फ ये कहेगी कि उससे कोई डर किसी गवाह को नहीं है। टिकैत जी, लेकिन जी राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया ना कि हम फोन कर जो तमाम गवाह हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि किसी की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली है, यहां तक सुनिश्चित किया है। और राज्य सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में बात कह रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि किसी की जो बेल होती है, अगर एक मुलजिम जेल में बंद है और आप उसको अगर छोड़ दो
तो क्या वो इसीलिए जेल में रखा जाता है कि ये बाहर आने का धमकी देगा? ये तो कोई दलील नहीं हुई, ये तो एक छोड़ने का एक बहाना हुआ। क्या हर कोई मुलजिम जब वो केस उसके ऊपर होता है वो कोई आने का धमकाने का काम करता है? वो तो काम इस तरह नहीं होते। लेकिन वो छोड़ा क्यों? भाई और भी मुलजिम है, आप और को छोड़ सकते हो क्या किसी को? तो इसका मतलब तो इसी बेनाव पे जो लोग जेलों में बंद हैं आप उनको रिहा करवा दो, छोड़ दो। जब उनका केस टाल पाएगा वे फिर चले जाएंगे और उनसे आप लिखित में ले लो कि वे कुछ नहीं बाहर आने के कहेंगे। ये नहीं होता, ये है कि वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है इसलिए बाहर है और कोई दलील नहीं है। मैं टिकैत जी, गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो इसलिए बाहर है, इसीलिए उसकी बेल है। ये आपका कहना है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, आपने एक बहुत अहम बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जो गवाह हैं उनकी जो बयान था उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आपने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से ये सब हो रहा था, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आपके वकील या जो वहां पे जो परिजन हैं उनका क्या कहना है? क्या उनका अनुभव रहा जब पूछताछ हो रही थी? नहीं, अनुभव तो उनका ये रहा कि जब सुनी नहीं गई कोर्ट में, अपनी दलील दे रहे उनकी सुनी नहीं गई कुछ भी, तो परिवार वाले क्या कहते हो? गरीब आदमी हुए तो सब, वे क्या इतने बड़े वकील कर सकते हैं? एक तरफ से 22 बड़े वकील हो और दूसरी तरफ से हल्के वकील हो, तो क्या कर सकते हैं वे? और उनकी भी बात ना सुनी जाती हो। जी टिकैत जी, आगे क्या असर? क्योंकि आपने देखा लखीमपुर खीरी का ये पूरा ये मामला था, हिंसा का मामला था, किसान आंदोलन से तमाम जुड़ा और बहुत हिंसा हुई, बहुत चर्चा भी हुई। चुनाव आए, चुनावों पे कोई असर नहीं पड़ा। 8 सीटें जो लखीमपुर की थी तमाम बीजेपी को गई। तो वहां पे लखीमपुर में इस हिंसा के मामले को लेकर क्या सिर्फ जो पीड़ित परिवार हैं उन्हीं तक ही दुख सीमित है, कुछ किसानों तक ही सीमित है? क्या हाल है वहां पर, जरा बताइए। नहीं, अभी तो एक किस्म से वहां पे दहशत का माहौल पूरा रहता है। वहां पे जो है वो दहशत में लोग रहते हैं। ये एक किस्म से कोई एमएलए वो एमपी नहीं है ये। अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठाओ, पहली इनके तो बहुत से केस हैं। पहला भी केस एक मर्डर का केस है इनके पिताजी पे, अजय टैनी पे, वो पूरी फाइल रखी हुई है आज भी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत से इनके ऊपर केस है। लोग इनसे डरते हैं वहां पे, इनके सामने कौन कर लेगा कुछ? तो जिसका दहशत का माहौल है, इतना बड़ा कांड हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। इस तरह की हिंसक घटनाएं कभी नहीं होती। चलो लाठी गोली चल गई, कोई गुस्से में हो गया, वो एक अलग घटना है। लेकिन प्री प्लान, बहुत देर से जिस चीज का प्लान बन रहा हो कि गाड़ियों से मारना है और उसको फिर एक्सीडेंट दिखाना है, तो प्री प्लान ये पूर्ण रूप से प्रोग्राम करा गया। सब लोगों ने ये देखा और उसके बाद में भी मुख्य जो आरोपी हैं वो 3 महीने में जेल से बाहर आ जाता है। तो इससे बड़ा टेरर और क्या होगा? भाई सुरक्षा देना, किसी को सुरक्षा दे दी हमने कि सरकार कह देगी सुरक्षा दे रखी है हमने। तो आपकी तरफ से इस मामले में न्याय में क्या उम्मीद है आपको? आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान इसका ले रहा है तो इसमें उन परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल। वो परिवार या कोई संगठन इतने बड़े एडवोकेट वो नहीं कर सकते, इतने बड़े वकील नहीं कर सकते कि जो इनके पूर्ण रूप से इतना पैसा खर्च और टक्कर ले सके। वो नहीं हो सकता। गरीब आदमी है, कौन उनके परिवारों को देखेगा, कौन संगठन वो देखेगा? तो वो नहीं हो सकता। इसमें पूर्ण रूप से कोर्ट में उम्मीद है कि जो हिनेंस क्राइम हुआ है उस पर सरकारें और ये जिम्मेदारी ले, क्योंकि बदनामी इन्हीं की होती है। बदनामी किसी आम जनता की, किसान की नहीं है। भाई जितना बड़ा कांड हुआ वो सबने देखा। अगर इस तरह के कांड करके भी मुलजिम बाहर रहेगा और फिर सरकारें उसके पक्ष में दलील दे देगी, इस तरह के तो बहुत और केस है, तो सरकारें उनके पक्ष में भी दलील दे सकती है क्या? वे भी छूट का आ जाएंगे तो दलील दे देगी सरकारें? वो नहीं देगी। तो इसका मतलब साफ है कि उनको पद से जो पावर है उससे प्रभावित किया जा रहा है। टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो साफ तौर से बताया कि एक गरीब का मुकाबला एक ताकतवर से है, लेकिन न्याय के दरवाजे पर है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो पूरी उम्मीद है इस मामले में न्याय होगा
धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्कार। और देश की बात में अब बात हम राज्यसभा और लोकसभा के बदलते स्वरूप की कर रहे हैं। दोनों सदनों में कांग्रेस कमजोर और बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। एक मैप के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देश के 17 राज्यों से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। जल्दी ये आंकड़ा करीब 30 सांसद तक पहुंच जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें 1988 में 100 पार हो गई थी कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी राज्यसभा में 34 साल में पहली बार 101 सांसदों के साथ पहुंच रही है। उसकी संख्या 101 बन रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2014 यानी कि पिछले 8 साल में 46 सांसद राज्यसभा में जोड़े हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा में भी कांग्रेस की जो पहुंच है वो कमजोर हुई है। लोकसभा में 14 राज्यों से कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं है। 7 राज्यों से कांग्रेस का लोकसभा में एक सांसद है। और इस मामले में अखिलेश शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार है जब उसने 100 का आंकड़ा राज्यसभा में पार किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसको अपने बूते पर लोकसभा में बहुमत मिला था, लेकिन राज्यसभा में वो बहुमत से काफी दूर थी। लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने जिस तरह से राज्यों में जीत हासिल की, राज्यों में अपनी सरकारें बनाई है, उसके बाद राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ रही है लगातार। और इसका अब जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंचा है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो आंकड़ा है ये अस्थायी है, क्योंकि जल्दी ही बीजेपी की संख्या कम होगी। थोड़ी ही कम होगी, ज्यादा कम नहीं, लेकिन थोड़ी कम होगी। 95 से 100 के बीच में उसकी संख्या रहेगी, क्योंकि अगले 3 महीनों में 72 जो राज्यसभा के सांसद हैं सभी पार्टियों को मिलाकर के वो रिटायर होने वाले हैं। और बीजेपी को 1 से लेकर के 2 सीटों का नुकसान अगले 3 महीने में हो सकता है। तो ऐसे में उनकी संख्या 95 से 100 के बीच में रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए अपने आप में ये तो एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने 100 का आंकड़ा पार किया है आज। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी कि केवल 30 सीटें रह गई है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को कोई नुमाइंदगी नहीं है। लोकसभा की अगर बात करें तो 14 राज्य ऐसे हैं जहां से लोकसभा में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का एक ही सांसद है। और राज्यसभा में 17 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस का कोई भी राज्यसभा का सांसद नहीं है। और बीजेपी के लिए ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कि बीजेपी के पास ये बड़ी संख्या उसके आत्मविश्वास को मजबूती देगी, उसकी रणनीति को ताकत देगी। और बीजेपी अपने बूते पर अपना जो नेता है उसको इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आसीन करवा सकती, निर्वाचित करवा सकती, ये उसको ताकत इस संख्या से मिलेगी। लेकिन बीजेपी के जहां तक अपने बूते पर बहुमत हासिल करने की बात है राज्यसभा में, फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है 2024 तक, जब तक कि एनडीए 2 का कार्यकाल है, क्योंकि तब तक बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और देश की बात में अब बात बिहार की। राज्यसभा का यहाँ पर जिक्र हो ही रहा है, तो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने में उनकी अनौपचारिक बयान ने राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया। आइए सुनते हैं पहले हम नीतीश कुमार ने कहा क्या है, और फिर हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस पर अधिक जानकारी देंगे। राज्यसभा के विषय को लेकर सर बात हो रही है, आपने भी इच्छा जाहिर की है सर, आप राज्यसभा से जा रहे हैं, कंफ्यूजन है ये बात? ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। देखिए, जो नीतीश कुमार की सफाई आई है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो राज्यसभा की खबरें आई थी वो भी नीतीश कुमार के मुंह से ही आई थी कि एक बार वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक तरह से राजनीतिक गलियारों में जो कयास का दौर चला, उसके बाद नीतीश को लग गया कि उनके मुंह से जो बातें निकली हैं उसको तुरंत अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी को एक आधार मिल जाएगा बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और इसी के लिए ना केवल नीतीश बल्कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान उनके पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या संजय झा जैसे मंत्री, हर कोई ये बात की सफाई दे रहा है कि फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन सब जानते हैं, सफाई देने वाले भी या एक तरह से जो बीजेपी के लोग हैं या विपक्ष के में जो बैठे नेता हैं, सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का भविष्य आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। वो उस समय तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे जब तक इन दोनों का कृपा और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। जिस दिन ये लोग चाह लेंगे कि यहाँ
बिहार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें चाहिए और उनका कोई मनमाफिक व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठे। उस दिन आप मान लीजिए कि आज की तारीख में नीतीश कुमार अब बीजेपी से लड़ने की उनके पास ना क्षमता है और ना ही उनके पास में वो राजनीतिक शक्ति अब बरकरार है। और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर आपको बता दें, हम खबर आपको बलिया से दिखा रहे हैं। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया के पत्रकारों ने जुलूस निकाला है। उन्होंने बाद में कलेक्टर ऑफिस के परिसर में सभा करके मुकदमे वापस लेने की मांग भी की। पत्रकारों ने इस सिलसिले में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले को सामने रखने वाले पत्रकार हैं 3 और उनको हिरासत में लिया गया है। ये उसी के विरोध में यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। ये सुनते हैं कि जो पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। आज जिला मुख्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय और ग्रामीण अंचल के सभी पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, डिजिटल मीडिया के हों, चाहे एजेंसियों से जुड़े हों, सभी आज आए और टाउन हॉल के प्रांगण में एकत्रित हुए। वहां से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस बलिया शहर के विभिन्न मार्गों का परिभ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में आया है और यहाँ पत्रकारों के द्वारा प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मत है कि पत्रकारों की जो मांग है, जिला प्रशासन और प्रदेश शासन को तत्काल उस मांग को मान लेनी चाहिए और 3 पत्रकारों को तत्काल रिहा करना चाहिए। बेकसूर पत्रकारों को सच को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर जो दमन की कार्रवाई करने वाले जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो बलिया में पत्रकारों ने भी उठाई है अपनी आवाज। और अब देश की बात में एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद यति नरसिंहानंद के नए भड़काऊ भाषण पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है केस। साथ ही जो हिंदू महापंचायत के दौरान एक महिला और पत्रकारों से छेड़छाड़ के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। और देश की बात में खबर दिल्ली से। रविवार को बुराड़ी इलाके में हिंदू महापंचायत हुई। इस महापंचायत में डासना मंदिर के पुजारी और हिंदू नेता यति नरसिंहानंद और एक टीवी चैनल के संपादक द्वारा एक संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत कवरेज के दौरान उनके साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई है। मामला दर्ज किया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रविवार को हुई इस हिंदू महापंचायत की मंजूरी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की ही मौजूदगी में 700 से 800 लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। आरोप है कि मंच से धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण देने वालों में डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन चैनल का एडिटर सुरेश चौहान के था। भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। इस महापंचायत के कवरेज के लिए गए एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने
उनके आई कार्ड चेक किए, फिर उनके साथ मारपीट की और छेड़खानी की, उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीनने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह उन्हें निकालकर मुखर्जी नगर थाने लाई और पत्रकारों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर पर गलत जानकारी और भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी केस किया है, लेकिन फिलहाल विवादों में आए यति नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाणके को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी उस पर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। तो 34 में हो जाएगा। पुलिस की मंजूरी मिले बिना पुलिस के सामने ही हिंदू महापंचायत हुई और अब पुलिस उन्हीं को तलाश रही है जो पुलिस के सामने ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात की खबर मुंबई से। कर्नाटक में हिजाब और हलाल के बाद अब मुंबई में अजान यानी मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद अब एमएनएस और समाजवादी पार्टी भी इस विवाद में कूद गई हैं। एमएनएस ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अजान के विरोध में हनुमान चालीसा शुरू कर दी है। हिजाब और हलाल के बाद अब अजान का मुद्दा गरमा रहा है। एमएनएस ने तो अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। इसके बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर पुलिस से पूछा कि क्या मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर भी कार्रवाई होगी। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। इससे ठीक एक दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया था। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। एमएनएस पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुंबई बीजेपी ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। मस्जिदों के अजान के ऊपर लाउडस्पीकर तुरंत बंद कराए जाने चाहिए, ये हमने उनसे मांग की है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे पा रहा हूं, पर यदि आने वाले समय में इसका निर्णय नहीं किया हुआ तो सारा हिंदू समाज इसके बारे में आंदोलन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में अपने एक आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। बीजेपी उसे ही मुद्दा बनाकर अब मुंबई में शिवसेना को घेरने की कोशिश में है। बदले में शिवसेना ने याद दिलाया है कि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। अजान और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उठा रहे हैं तब क्यों नहीं उठाया गया, मुझे बताइए। यूपी में मस्जिद पर से लाउडस्पीकर निकाला क्या? मुंबई में अब समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद गई है। जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। दरअसल बीएमसी चुनाव नजदीक है और शिवसेना के अलग होने के बाद से ही बीजेपी हिंदुत्व के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाती रहती है। लाउडस्पीकर पर अजान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के सभी राज्य की सरकारें इसे नज़रअंदाज करती रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देश की बात में आगे बताएंगे जम्मू कश्मीर में भी क्या हटेगा आपस पर।
और देश की बात में खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। पूर्वोत्तर में कई इलाकों से आसपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसे हटाने की मांग शुरू हो गई है। हालांकि राजनीतिक दलों का कहना है कि ये मांग पुरानी है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के बावजूद वहां हिंसा में कमी आई है, ये दावा केंद्र सरकार का है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि घुसपैठ में भी कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 143, 2019 में 51 और 2020 में 34 घुसपैठिए भारत दाखिल हुए और इनमें से ज्यादातर LOC के आसपास मारे गए। तो क्या इस आधार पर जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से AFPS से हटाया गया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से हटाया जाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों की यही राय है। ग्राउंड रियलिटी देख के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई तकलीफ नहीं है, एक अच्छा संदेश देगा हम कश्मीर के लोगों को कि इन दो डिस्ट्रिक्ट में जहां तकलीफ नहीं हो रहा है, हम ये निकालने के लिए तैयार है और इस किस्म के संदेश दे के बाकी रीजन में भी जरा सा नॉर्मलसी वापस ले आए। उधर NDTV को मिली हुई जानकारी के मुताबिक इस बात पर चर्चा सरकार में भी हो रही है। शुरुआत में जम्मू के कुछ थानों से इसे हटाए जाने पर विचार हो रहा है, मगर सीमा से सटे इलाकों में AFPS से कायम रहेगा। जहां तक घाटी का सवाल है, वहां फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि सेना अपने आप से कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, उसे लोकल प्रशासन की मदद लेनी होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में AFPS से हटाए जाने को लेकर चर्चा हो रही हो। UPA के दौरान भी जब केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम थे, तब भी राज्य सरकार चाहती थी कि सेना की मौजूदगी कुछ इलाकों में कम की जाए। तब श्रीनगर के कई इलाकों में बंकर कम किए गए थे, लेकिन AFPS से हटाने की हरी झंडी सेना ने नहीं दी थी। केंद्र को दिक्कत इस बात की है कि राज्य सरकारें एक बार AFPS से हटाए जाने के बाद उसे लगाने के लिए दोबारा कतराती हैं या फिर डरती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि वहां पर AFPS से लगाने का अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब को है। तो ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ थानों से अगर AFPS से हटाया जाए नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर, तो ये वहां के आवाम का भरोसा जीतने के लिए बहुत अहम साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और देश की बात में खबर एक बार फिर से बिहार से है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारी चिकित्सा प्रणाली की पोल खोल रही हैं। बिहार के मोतिहारी का सदर अस्पताल नीतीश सरकार के हर दावे को झुठला रहा है। रविवार को इमरजेंसी में आए 2 मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी से किया गया। हाल यह है कि मरीज अंधेरे में बेड पर पड़े छटपटाते रहे, लेकिन कोई उनको देखने वाला नहीं रहा। मरीजों के परिजनों के आरोप भी कुछ हों, अफसरों के जवाब रटे रटाए थे। हमनी हॉस्पिटल में बानी। कौन हॉस्पिटल में? सदर। बाहर बैठल बानी अंधेरा में, का है? लाइन नहीं है। लाइन ना बच्चे बैठल बानी से तनी हवा के चलते। अंधेरे में बैठे हुए? अंधेरे में बैठे हैं, न पंखा है न लाइट है, कुछ नहीं, न पानी है, कोई सुविधा नहीं। सवेरे से लाइन नहीं था, क्या स्थिति था? सवेरे से नहीं है। उसके बाद अभी अंधेरा पूरा छाया हुआ है, इसके लिए हॉस्पिटल कुछ व्यवस्था किया है कि नहीं? कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था है? अंधारा बा, सवेरे से तो अंधारा बा, जनरेटरो ना चलत है ना कुछ, इतना ना अंधारा बा, मच्छर काटता जे का करी सामने। गर्मी कैसन है? गर्मी तो बढ़ले बा। सर ट्रेन से गिरकर पैर कट गया है और माथा में चोट लगा है, फट गया है माथा में। अंधेरे में कैसे काम कर रहे थे? अंधेरा में टॉर्च मार के काम कर रहे हैं। कब से लाइन कटी हुई थी? वही सुबह से कटी थी। कोई व्यवस्था हॉस्पिटल नहीं किया था? नहीं, उसी समय से तो कटा हुआ है, अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में ही आप लोग काम कर रहे हैं? जी। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं दे रही है? इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है, अंधेरा में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कठिनाई हो रही है कि नहीं? हाँ, तो दिक्कत तो हो ही रही है सर। कितने पेशेंट इमरजेंसी अभी आया, जो सीरियस पेशेंट आया? लगभग 3। अंधेरे में सबका इलाज हो रही है? कैसे अंधेरा में कैसे हो रहा? मोबाइल जला के? टॉर्च जला करके, मोबाइल जला करके। तो
बिहार के मोतिहारी में कितनी खस्ता हाल है चिकित्सा प्रणाली, ये आप सबके सामने है। बहरहाल देश की बात में अब आगे हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे। वहाँ की सरकार ने जैविक खेती के दावे बहुत किए हैं, लेकिन कितने ठोस हैं, कितने सही हैं ये वायदे, आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने साल 2011 में ही जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू किया था। आज दावा है कि मध्य प्रदेश ने केवल जैविक कृषि लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश है, बल्कि देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाला प्रदेश का तमगा भी उससे हासिल है। लेकिन क्या दावे हैं, इस दावे में कितना दम है, देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या ये कपास जैविक कपास है? सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रमोशन (NPOP) ने अपनी जांच में पाया कि हैदराबाद की एक प्रमाणीकरण एजेंसी ने न केवल गैर जैविक तरीकों से उत्पादित कपास को जैविक रूप में मंजूरी दी, बल्कि BT कपास को भी जैविक रूप में प्रमाणित कर दिया। ये एजेंसी उन किसानों के संगठन या FPO जैसे उत्पादक समूहों को प्रमाणित करती है। इनमें से कई उत्पादक समूह कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के थे। इस खेल में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जिन किसानों के नाम पर जैविक खेती हो रही है, उनमें से कई कागजों पर हैं, तो कुछ किसानों को पता तक नहीं कि वो उन FPO का हिस्सा हैं जो केवल जैविक कपास वालों के लिए बने थे। हमारे एरिया में जैविक खेती बहुत कम होती ही नहीं, और बर्तन 2 व्यक्ति को दिया गया, बाकी जैविक खेती के नाम से दिया। जैविक खेती हमारे एरिया में होती ही नहीं। मेन फसल तो कपास जरूर है, तो जैविक खेती वाला को कपास नहीं देते। मंडी जाते है कपास, कोई भी व्यक्ति बेचे कपास तो मंडी ले जाते हैं। जैविक खेती का नाम है ही नहीं अपने एरिया में। खरगोन मध्य प्रदेश में कपास का बड़ा बेल्ट है। कृषि विभाग कहता है सिर्फ 3 कंपनियों ने कपास की जैविक खेती में किसानों से अनुबंध किया है। बायोरे एसोसिएशन है कसरावत में, दूसरी कंपनी आपकी KK फाइबर है खरगोन में, और तीसरी जो कंपनी है वसुंधरा स्वराज करही में है। ये तीनों मिला के अपने ज़िले में 375 गाँव में जो है किसानों के यहाँ लगभग 1700 किसानों के यहाँ 12,890 हेक्टेयर में जैविक कपास की खेती करवा रहे हैं। यहाँ पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होकर विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। राज्य में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14,02,000 मीट्रिक टन रहा पिछले वित्त वर्ष में। ये भी देश में सर्वाधिक होने का दावा है। राज्य ने पिछले वित्त वर्ष में ही 2,683 करोड़ रुपए के मूल्य के 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक के जैविक उत्पाद निर्यात किए हैं। देश से सालाना करीब 1,20,000 टन जैविक कपास का निर्यात होता है। इस जैविक कपास को ही एजेंसियां प्रमाणित करती हैं, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे कागजों पे अगर साइन करा के उनके नाम से फंडिंग हो रही है, तो मैं उसको निश्चित तौर पे जांच कराऊंगा और ऊपर विधानसभा तक इस मामले को ले जाएंगे। अहम बात यह है कि जैविक कपास उत्पादन के ये इलाके नर्मदा किनारे हैं। सरकार अब वहां जैविक खेती को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि खुद सरकारी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि नर्मदा में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि उससे सिंचित फसल को जैविक खेती माना ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने तय किया नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर दाएं तट पर, 5 किलोमीटर बाएं तट पर मध्य प्रदेश सरकार खुद पहल कर रही है प्राकृतिक खेती की, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करके हम लोगों के और धरती के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें। जैविक खेती वाले हमारे किसानों को सर्टिफिकेट देने के लिए, जांच करने के लिए आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप नर्मदा का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम जैविक खेती नहीं मानेंगे। तो अगर सिंचन के लिए, सिंचाई के लिए ये पानी अनुपयोगी है, गैर है, और वो अजनार पानी की टेस्ट हमने करवाई तो नॉन पोर्टेबल यानी पीने लायक भी नहीं है। और इसी नर्मदा के पानी में शहर के, गांव के जो पदार्थ आते हैं वो भी उसे और गंदा कर रहे हैं।
एपिडा ने एक प्रमाणन एजेंसी पर कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? दरअसल जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला है और न सिर्फ इससे भोले भाले किसान और हम प्रभावित होते हैं, बल्कि जो देश के निर्यात की प्रामाणिकता है उस पर भी, उसकी साख पर भी इससे बट्टा लगता है। बड़वानी से मुनाफ, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।